अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, पाकिस्तान और तुर्की की इंटेलिजेंस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के करीब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के एक लीडर अबू यासिर अल तुर्की, जिसका टर्किश नेम है ओज़गर उल्तान, उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके तुर्की के हवाले कर दिया। उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं दहशतगर्दी के। तुर्की के अंदर भी उन्होंने दहशतगर्दी की और ये उस तावन को जाहिर करता है जो पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रीसेंट डिप्लोमेसी के नतीजे में बढ़ गया है और जिसको एक रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ अहम कदम करार दिया जा रहा है। उसका पहला रिजल्ट हमने देखा और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में। और इसके साथ पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी ये कहा है कि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन का मनसूबा बहुत जल्द अब तकमील को पहुँचेगा। तो हम देख रहे हैं कि ख़त्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के लिए मुआशी और सफारती महाज़ों पर कामयाबियाँ मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये आगे बढ़ती रहेंगी। और जैसा कि आपने सुना कल शंग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हुए, वहाँ पे इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी खिताब किया और पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनाब साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़ेह अंदाज में वहाँ बैठे हुए तमाम जितने भी अफवाज के सरबराह थे खित्ते के और पूरी दुनिया के, उनके सामने इंडिया के आर्मी चीफ के सामने क्या फरमाया। 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान पे उनकी इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब में इंडिया के जो 6 तैयारे मार गिराए। उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स 2 दिन तक ग्राउंडेड रही और पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स ग्राउंडेड रही तो पाकिस्तान ने उन 2 दिनों में हमला करके वहाँ की एयरफोर्स को तबाह क्यों नहीं कर दिया, वहाँ के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह क्यों नहीं किया ताकि वो इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में ना रहे। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो 48 घंटे बहुत अहम थे, उसमें क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा था। हम इस पे अपने हॉट इशू में भी बात करेंगे, लेकिन एक व्यू ये आ रहा है कि उस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जारी थी, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और सऊदी अरेबिया और चीन, और जिसकी वजह से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कल शंग्रीला डायलॉग में ये बात कही है कि अगली दफ़ा ग्लोबल पावर्स के पास शायद इतना टाइम ना रहे क्योंकि पाकिस्तान फिर 48 घंटे का मौका नहीं देगा इंडिया को कि वो 48 घंटे तक, जब उनकी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी और पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को गो हेड नहीं दिया, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि वो अपना बदला ले लेते, जाके टका के दिल अपना ठंडा कर लेते, तो उस दौरान इंडिया ने फिर दोबारा पाकिस्तान पर जब हमला किया तो पाकिस्तान ने 10 मई को जवाब दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत, जिसकी वजह से फिर सीज़फायर हुआ। लेकिन उस 48 घंटों का जो जवाब है वो शमशाद मिर्ज़ा साहब ने दिया कि आइंदा अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान के पास ना ही पाकिस्तान के पास 48 घंटे होंगे, लोग ये कह रहे हैं कुछ ही घंटे होंगे, और ना ही पाकिस्तान इसको रिस्ट्रेंट करेगा। बहुत सादा अल्फाज में दुनिया को ये समझाया है साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने कि आप इंडिया को अगर इलाके का बदमाश बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगा और आइंदा बहुत सख्त जवाब देगा। कश्मीर के मसले पर उन्होंने बहुत खुल के बात की। इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का मसला फिर सेंटर स्टेज पे आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया है कि जब पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने वेस्टर्न और सदर्न बॉर्डर पर और नॉर्दर्न बॉर्डर पर चीन, अफगानिस्तान और ईरान के साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं और ये अच्छे अल्लाह करे रहें। इसके लिए ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इसकी वजह से पाकिस्तान अपना फोकस पूरा अपने ईस्टर्न बॉर्डर यानी इंडिया के साथ कर पा रहा है और ये चीज़ आगे लेके जाना इसको पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत का एक अहम इम्तिहान होगा। प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ कि टॉप स्टोरी होगी जिसमें हम ये बात करेंगे कि एंटी स्टैब्लिशमेंट के साथ खान साहब ये भी जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, डील भी करना चाह रहे हैं उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये उसी अवतार के लौंडे से दवा लेने वाली बात क्या हुई, इसकी समझ नहीं आ रही। कोशिश करेंगे कि उमर चीमा और रऊफ क्लासर जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे समझें कि ये क्या राज है। और फिर हमारा आज का हॉट इशू, भारतीय फौज के चीफ अनिल चौहान पर इस्तीफे का दबाव क्यों। हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आमर मसूद साहब, दिफाई तजियाकार। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ऑपरेशन सिंदूर का, बार बार कर रहे हैं मोदी और राजनाथ सिंह और अजीत डोवल की वो जारी है, इसमें सिर्फ पॉज आया है। पॉज के दौरान भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जारी है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जारी है। अब कश्मीर के बारे में भी ये बात हो रही है कि वहाँ पे TTK भी अब कोई बन गई है और साथ अब दरिया चनाब का पानी आज बंद किया। भारत ने इन तमाम
जो इक़दामात हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे आज का एडिटोरियल। और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी और डील की इल्तिजा भी। हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बानी इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन साथ ही ये इमेज भी उनका स्टेम हो गया है कि जी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उनकी पार्टी भी यही कहती है, ये दावा करती है, उनके वर्कर्स भी ये दावा करते हैं। लेकिन अगर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ही से डील क्यों करते हैं, उन्हीं से सिर्फ बात क्यों करें? ये गैर जमहूरी रवैया क्यों? वो क्यों सियासी जमातों से ये बात नहीं करते और क्यों वो कोशिश नहीं करते कि सिविलियन स्पेस जो इस मुल्क में बदरजा कई सालों से कम होती जा रही है, उसको वापस लेने के लिए सियासी लोगों से, सिविलियन लोगों से बात करें और उनके साथ आगे बढ़ें। इस पर हम आज ज्वाइन किया हमें उमर चीमा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी है, तजिज़ियाकार हैं, और रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। और इनसे हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे उस किताब की रोशनी में जो साबिक़ सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने लिखी है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी जो 2 दफ़ा सदर बन चुके हैं, उनके पहले दौर में वो उनके साथ रहे, उनके स्पोक्समैन के तौर पे, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का हवाला दिया है, बहुत सारे वाक़यात के वो ऐनी शाहिद हैं। तो इस रोशनी में, इस बैकग्राउंड में जो सियासत इस मुल्क में होती है और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट से सियासतदानों के ताल्लुकात ख़राब भी होते हैं, फिर ठीक भी होते हैं, फिर इक़्तिदार से निकाले भी जाते हैं और इक़्तिदार पे वापस भी आ जाते हैं, तो खान साहब को ये सीधी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? रऊफ़ क्लासरा साहब, आप से मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। बात आपने खान साहब की सुनी है, एक ये तासुर बनाया जा रहा है कि वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पार्टी भी बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने आर्गूमेंट को वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं जब वो कहते हैं कि हमने बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, सियासी जमातों से नहीं करनी। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है आपके ख्याल में? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका अफसार साहब। इसमें 2-3 चीज़ें, हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं इसमें। एक तो ये कि खान साहब 2018 तक इस मुसलसल उसमें रहे, बिलीफ के साथ कि इस मुल्क में जो भी इक़्तिदार मिलता है, जो भी वज़ीर आज़म बनता है, तो 2-3 चीज़ों की वजह से बनता है। एक तो यह है कि उसको पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जैसे नवाज शरीफ साहब को भी हमने देखा कि उन्होंने 2000 उसके 6-7 के बाद या उनकी हुकूमत जब टॉपल की गई थी, उन्होंने मुसलसल जब वापस आए थे हिट करते थे इस्टेब्लिशमेंट पे, तो उनके जहन में बैठ गया कि इस्टेब्लिशमेंट को हिट करना ज़रूरी है अगर आपने पावर में आना है। मरियम साहब भी कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, उनका बड़ा एक मशहूर था कि आपने इक्वल लाना है, उन पर तनकीद करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट कॉर्नर में जाएगी, तो आपसे बातचीत करेगी और आपके लिए मौका मिलेगा। वो नवाज शरीफ वाली एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे कि उनको भी वज़ीर आज़म बनाया गया था और उन्होंने तो अच्छी खासी सख्त गुफ्तगू की हुई थी जर्नलिंग के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एक चीज़। हाँ, दूसरा उनको ये था कि यहाँ पर कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे, कोई एक नहीं, मतलब एटलीस्ट कुछ 6 जर्नलों को नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट भी किया, प्रमोट भी किया, फैसिलिटेट भी किया। जन हमीद गुल साहब से देख लें, शुरू में उन्होंने उनको थोड़ी सी उनकी मेंटरिंग की, फिर हमने उसके बाद देखा कि ना वो आ गए जनरल अपने शुजा पाशा साहब आ गए, फिर उसके बाद हमने देखा अगर क्यानी साहब नहीं थे उनके साथ, क्यानी साहब के खिलाफ रहे हैं खान साहब हमेशा, आप नोट करें, 1-2 दफ़ा तकरीरों में भी उनके खिलाफ गुफ्तगू की थी। अच्छा, फिर उसके बाद जनरल ज़हीर इस्लाम आ गए थे, फिर हमने देखा जनरल फैज़ आ गए थे, फिर जनरल बाजवा साहब आ गए थे। उनके जहन में हमेशा से ये रहा कि इस मुल्क में जो पॉलिटिक्स है या आपने पावर में आना है, पब्लिक की अब सपोर्ट अपनी जगह पे, आपके पीछे कुछ लोग होने चाहिए जो फैसिलिटेट करें धरनों को, आपके मार्चेस को, आपके खाने पीने सारी चीज़ों को। अब तक उनको वही सलूक मिलता हुआ है, अगर मिलता रहे, और उसमें उनकी गलती भी नहीं थी, यही कुछ हुआ। अल्टीमेटली उन्हें पावर मिली, उन्हीं जर्नलों ने लेकर दी। अब जो पावर से बहर गए वो अभी भी यही समझते हैं कि आपके अगर कहीं ब्रिजेस कोई थोड़े से कोई उसमें उनको फिल किया जा सकता है, कोई गैप फिल हो सकते हैं, मैं दोबारा पावर में आ सकता हूँ, तो पब्लिक अवामी सपोर्ट एक हद तक आपको सपोर्ट करती है। फिर यू नीड सर्टेन जर्नल्स। अब उनको जर्नल्स नहीं मिल रहे जो माजी में 5-6 उनको मिल गए थे फॉर वट एवर रीजन के उनकी जो भी अगेन किसी ने कोई वहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया है वो उन जर्नलों की तलाश में है जो माजी में उनके साथ थे, उस तरह के जर्नल। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक वो उसी ही माइंड सेट और जहन के साथ हैं कि मुझे फिर दोबारा 2018 वाली सिचुएशन और उसी तरह के जर्नल्स मुझे चाहिए, अवामी सपोर्ट अपनी जगह पे है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ताकत में आने के लिए, ये हर एक को, ये सिर्फ मतलब ताकत के लिए, अवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए होता है। अदरवाइज जब पावर की मेरा ख्याल है उन्हें डील स्ट्राइक करनी होती है, उस वक्त उन्हें 2-3 जर्नलों की जरूरत है। इस वक्त खान साहब को जर्नल जो है मेरा ख्याल है उनको मुहैया नहीं है, मुयस्सर नहीं है, और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है। उमर, ये बताइएगा कि ये जो अभी क्लासर साहब ने बात की है, इससे तो खान साहब नहीं लगता आपको कि दोहरे मेयार हैं कि वो कौम को कुछ बताते हैं, उनकी पार्टी के लीडर भी कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं, तो इस तरीके से वो आप समझते हैं कि माहौल ऐसा है कि वो अब दोबारा
इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये जिस रास्ते का उन्होंने बताया रऊफ़ क्लासरा ने कि वो पहले प्रेशर डाल रहे हैं और फिर वो सेट ऑफ जनरल्स ढूंढ रहे हैं जो उनको दोबारा ताकत मिल जाए, मुमकिन है? अबसार साहब, ये पुरानी बात है। एक दफ़ा मेरी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब से बात हुई और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का ये कहना था कि इमरान खान का कोई ऐसा कज़न नहीं जो बहनोई भी हो और कोई ऐसा बहनोई नहीं जो कज़न भी हो, ठीक है। तो लिहाजा वो उनको एक, जिस तरह इमरान खान का ये ख्याल था कि वो मगरब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो न्याज़ी साहब जो हैं वो समझते हैं कि मैं इमरान खान को बहुत अच्छा जानता हूँ। हाँ, ठीक। तो मैंने न्याज़ी साहब से पूछा, मैंने कहा कि सर इमरान खान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है? उन्होंने कहा जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वही वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये अपने दुश्मन की या अपने मुखालिफ की कमज़ोरी भांप जाते हैं कि कौन सी कमज़ोरी है और मैंने उधर हिट करना है। उनका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि किस टाइम पर हिट करना है। ठीक। अच्छा, उसमें मैं ये ऐड करता हूँ कि उनको ये नहीं आइडिया होता कि कितना हिट करना है। ठीक है। अब जो क्लासरा साहब ने बताया कि जो पहले PMLN की भी स्ट्रेटजी थी कि भाई हम कोई थोड़ा सा अपोज करके तो फिर उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। इमरान खान जो है ना, वो जो उनकी एक बड़ी एक स्ट्रेटजी ये भी रही है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। उनको जब वो शुरू होते हैं ना, उनको ये नहीं पता चलता कि रुकना किधर है। अब उस वजह से वो जो चीज़ उनको अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर रही है ना, वो ये है कि वो अपनी तरफ से एक मुज़ाहमत पसंद लीडर बन गए हैं। अब उससे आगे जो होना था या जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया वो तो ये था कि मैं मुज़ाकरात करूं ताकि मैं आपस पावर में आने का कोई अपने लिए रास्ता हमवार करूं। वो मुज़ाहमत में इस हद तक चले गए कि उनका जो एक एतमाद का हसार है ना वो बहुत बढ़ता गया कि ऐसा बंदा कि जिसके लिए कोई बंदा गारंटी देने को तैयार नहीं है। कि अब ये है कि कोई बंदा बिजनेस भी कर रहा हो ना एक मार्केट में, तो वो ये चाहता है कि जो लोग इधर रह रहे हैं उनको इतमाद हासिल हो, या इनके कोई दो पार्टनर हो तो वो एक दूसरे पे अगर इतमाद नहीं करेंगे तो बिजनेस भी नहीं कर सकते। इमरान खान जो है उन पर कोई बंदा इतमाद करने को तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी उनकी एक इस टाइम डिस्क्वालिफिकेशन बन गई है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये तो तजाद जो है ये तो हर एक को नज़र आ रहा है ना। जो पुरानी सियासी जमातें थी, अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, अगर उन्होंने तनकीद की भी है, एक तो किसी दायरे में की है और फिर साथ उन्होंने अगर कोई डील की है तो वो भी ज़ाहिर है किसी तरीके से की है। यहाँ पे तो गाली है। आपने कहा ना कि वो उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उनकी जमात का ये कि गाली निकालो, ट्रोलिंग करो सोशल मीडिया के ज़रिए, लोगों की फैमिली की तस्वीरें लगाओ, उन फीमेल फैमिली मेम्बर्स को गालियाँ निकालो। ये कमज़ोरी हमारे यहाँ है, हमारे कल्चर में, कि नहीं बर्दाश्त होती। तो ये आप समझते हैं कि खान साहब की ये स्ट्रेंथ है कि वो गालियाँ निकाल के लोगों को कॉर्नर करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के जरिए और फिर अपनी बात मनवाना चाहते हैं? देखिए, या कोई हिकमत अमली भी है इसमें? नहीं, हिकमत अमली जो उनकी है ना, उसमें हिकमत मुझे नज़र नहीं आती कि क्या है, सिर्फ गालियाँ हैं। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो है ना, उनके बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है। किसी भी बंदे के बारे में आप असफ जरदारी साहब की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की बात कर लें या किसी और की, तो आपको ये लगता है कि ये बंदा लड़ेगा लेकिन लड़ाई में फलां चीज़ों का ख्याल रखेगा। ठीक है। इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक। रऊफ, ये जो बात की उमर ने, आपके ख्याल में ये एक सियासी और जमहूरी रवैया है कि आप इक़्तिदार की खातिर जो भी हो सका वो करेंगे, या कोई लिमिट होनी चाहिए जहाँ जाके रुके? ये अच्छा पॉइंट उठाया उमर ने कि यहाँ पे बाकी सल्टन जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो अपनी कहीं ना कहीं पे लिमिटेशंस वो जानते हैं, रेड लाइंस का उनको एहसास है कि यहाँ पे हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। पाकिस्तान को आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, उसके लिए हमें सबको एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। इतना बड़ा बोझ सम टाइम आपकी जमहूरियत नहीं उठा सकती होती जितना डाल दिया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के। फौरी तौर पर हम मिसालें देना शुरू, हम भी देते थे, ये नहीं कि हम नहीं करते थे। यूरोप की देंगे, UK की देंगे, उसके बाद आप अमेरिका की देंगे। तो ये चीज़ें सूट नहीं करती। पाकिस्तान को अपने ही हालात के मुताबिक ग्रेजुअली अपने आप को अपने प्रोसेस करके उस लेवल तक ले जाना है। अगेन जैसे तैयब अर्दगान लेकर आए थे, आपने आपके सामने के 20 सालों में कैसे परफॉर्मेंस से चीज़ों से आए और एस्टेब्लिशमेंट जब फौज को पीछे लेके गए। हमारे जो सियासतदान है मोस्टली जब पावर से बाहर निकलते हैं वो रातों रात फिर वो कहते हैं वो जमहूरियत हम लाना चाहते हैं। जब पावर में होते हैं उस वक्त इनको याद नहीं आती। इमरान खान साहब को आपको याद होगा जब पावर में थे, पता क्या कहते थे, जो ये कहते थे मुझे सऊदी अरब वाली पावर चाहिए, मुझे चाइना वाली पावर चाहिए, मुझे प्यूटन वाली पावर चाहिए, मुझे ईरान वाली चाहिए, जहाँ पे मैं मुखालफों को इन द नेम ऑफ करप्शन वट एवर मैं फांसियाँ लगाऊं। वो आपको याद हो को बाकायदा हवाले देते होते थे। अब ये बात की समझते कि जो ड्रीम वो देखते थे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मुखालफिन जेल में हो, पीका वगैरह FIA हो, केसेज हो, वो सारे खान साहब उनकी पार्टी पर आग लगे। अनफॉर्चुनेटली आगे सारी चीज़ें हुई हैं।
सो खान साहब जो है, जो उनका एक स्टाइल रहा है मैवरिक वाला, उससे उनको फ़ायदे भी हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए। वन मैन आर्मी, लोन वॉरियर, लोन वुल्फ टाइप के, एक ही बंदा लड़ गया यार, सबसे लड़ गया, दुनिया से भी लड़ गया, सऊदीज, अमेरिकन, चाइनीज, मुल्क को तो कोई फायदा ना हुआ, ना पार्टी को हुआ, ये चीज़ें उन्होंने नहीं हुआ। देखी। ये वही एग्जैक्टली जो उमर बात कह रहे थे, ये चीज़ें बाकी लीडरशिप ने नहीं की। अच्छा, इंडिविजुअली वो लोग आके लड़ते रहे हैं, फेयर अनफ, लेकिन खान साहब ने इस मामले में उनका ख्याल था कि एज ए ब्रेव हार्ट के तौर पर लोग पसंद करते हैं कि वन मैन आर्मी, एक बंदा है, सबसे लड़ गया, जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, फौज से, जनरल बाजवा से, नेम एनीवन के वो लड़ गए। आपको पता है, हम खुद देहाती लोग हैं, मतलब रूरल एरिया से, वहाँ पे इस तरह के माचोइज्म को बड़ा पसंद किया जाता है। सो वो जो माचोइज्म उनके काम है कि हर बंदे को रगड़ के रख दो, उसका नुकसान क्या हुए हैं? वो पावरफुल मतलब लोग जो इदारे थे, मतलब हर एक के साथ उनकी लड़ाई थी, काजी फैजी साहब के साथ लड़ाई होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होगी, आर्मी चीफ के साथ होगी, DGISI के साथ होगी। अच्छा या बुरे अल्टीमेटली इन्हीं लोगों के जरिए पावर में आए थे, आपने इन्हीं लोगों के जरिए पावर में आना है। आपको यूरोप अमेरिका वाला सिस्टम नहीं ला सकेगा यहाँ पे। सो खान साहब ने वहाँ पे जो अपनी एक अपनी लाइन रखी है कि मैंने इस तरह हिट करते रहना है, मुसलसल करते रहना है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि वो डेड एंड में पहुँचे हैं, बंद गली में खड़े हुए हैं। और जब वो आर्मी को कहते हैं कि हमसे बात करें, वो चीज़ करें, तो एक और इसका भी व्यू है, वो ये समझते हैं, जो बड़ी हद तक ठीक है इमरान खान साहब की बात, कि पावर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है, वो जरदारी साहब के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। वो बातचीत आपको याद हो भी रही थी इनकी इस साल जनवरी में। उनको ये अच्छी तरीके से पता है खान साहब को कि ये फैसला नहीं कर सकेंगे, जैसे खान साहब फैसला नहीं कर सकते थे। हर बात पे वो कहते थे जनरल ये बाजवा जो है ना, वो हमारे फैसले कर रहे थे। अभी भी उन्हें पता है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल क़यादत है, वज़ीर आज़म है, जो भी हैं, ये फैसले नहीं कर रहे। और स्पेशली खान साहब जो है, ये शहबाज शरीफ साहब जो उनके अगर क्या कहते हैं, पे चेक से ऊपर की बात है, उनके डोमेन से, इमरान खान का जो इशू है पे ग्रेड से ऊपर की बात है। ये कुछ और फोर्सेज ने और खान साहब की आपस का मसला है, ये शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का मसला ही नहीं है। उमर, मैं यहाँ आपको लाना चाहता हूँ डिस्कशन में। उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ के पे ग्रेड से ऊपर की बात है, और ये PTI वाले भी ये बात कहते हैं कि हमने इनसे मुज़ाकरात शुरू किए सियासतदानों से, ये एक मुलाकात भी खान की करवा सके, इनके इख्तियार भी कुछ नहीं है, तो जिनसे इख्तियार है उनसे हम बात करना चाहते हैं। ये एक शिकायत भी है कि सिविलियन स्पेस बिल्कुल सुकड़ गई है। तो इस सुकड़ी हुई सिविलियन स्पेस को यहाँ तक पहुँचाने में खान साहब का, जो अपने आप को बहुत मैवरिक समझते हैं, उनका कितना रोल है पिछले 10 साल में? ये आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया है। देखें, यानी कि हमारी जो जिद्दोजहद है ना, इसकी कोई समत नहीं होती। हमने जितनी दफ़ा, जिसको हम मुज़ामत कहते हैं, हमने क्या किया कि हम ना वापस हमारी जो स्पेस हमने गेन की हुई होती है ना, हम वो भी खो बैठते हैं। आइडियली तो ये होना चाहिए कि हमने जो स्पेस गेन की है वो बरकरार रहे, हम मजीद के लिए कोशिश करें। आप ये देख लें, मीडिया की स्पेस श्रिंक हो गई है, जुडिशरी की स्पेस श्रिंक हो गई है, पार्लियामेंट की श्रिंक हो गई है। इसका किसने किया? इमरान खान ने किया। ठीक है, हम जो देखें, बात ये है, तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक तरह का सबक था जो उन्होंने पहली जमातों ने सीखा था आपस में लड़ के, और उन्होंने को अपनी मेच्योरिटी शो की। उन्होंने कहा कि हम एक सर्टन लिमिट में क्रॉस नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। लेकिन फिर मेमोगेट भी हुआ उसके बाद। नहीं, अच्छा, पंजाब में गवर्नर रूल भी लगा। देखें, वो हुआ ना, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन इमरान खान के साथ करेंगे ना, तो वो बड़ी छोटी चीजें थी उस तरह से। यानी कि वो इतनी बड़ी नहीं थी जिस तरह इमरान खान थे जी, कि वो आके जी मैं लॉक कर रहा हूँ, फलां चीज ये हो जाएगी, फलां के साथ लड़ाई चल रही है, एक पूरी क्योस क्रिएट हुई है इस स्टेज पर। तो वो आई डोंट नो कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन यह है कि वो गए भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने एक लाइन उन्होंने नहीं क्रॉस की, सर्टेन लाइन नहीं क्रॉस की। और इमरान खान की जहां तक बात है ना, अगर वो वाकई जमहूरी लीडर है, या जो बंदा कहता है जी कि वो जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको कोई जमहूरियत का कोई थोड़ा बहुत ख्याल होता तो वो बाकी जमातों के साथ मिलकर बात करते। यानी कि वो सिर्फ यही कहते हैं जी कि फलां जो है मैं उससे, यानी कि उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा जी कि मैं उसके साथ मौसम का हाल डिस्कस करूं। अच्छा, जिसके पास जाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास, वो कहते हैं जी आप सियासी लोगों से करें। अलमिया देखें हमारे कि हम जो है यानी कि आमतौर पे करते हैं कि इनको आपस में करनी चाहिए। इधर एस्टेब्लिशमेंट कह रही है जी कि आप सियासी लोग आपस में करें, हम वो उधर नहीं जा रहे। ठीक है, वो किसी का एतमाद जीतने को तैयार नहीं है। वो बस ये कहते हैं कि बयानबाजी की हद तक दूसरे लोग, मैं बयान दूं, आगे से कोई जवाब ना दे और फाइनली मेरे सामने सरेंडर कर जाएं। तो इस तरह से काम चलता है। रऊफ क्लास, सिर्फ आखिर में एक कंक्लूड कर दें, खान साहब को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जहाँ पे उनका दोहरे में आ रहा है? मेरा ख्याल है खान साहब के पास कोई कार्ड नहीं बच गए।
इनके पास एक कार्ड था जो इन्होंने वेस्ट किया है, वो था 22 नवंबर पिछले साल। 22 और 26 के दरमियान विंडो थे इनके पास, उस वक्त दबाव भी था, प्रेशर भी था, सारे लोग भी कह रहे थे, चार्ज किस्म का क्राउड भी लेकर आए थे, पख्तूनख्वा से हमारे भाई आए थे, वज़ीर आला बुशरा साहबा। इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव मैटर और एस्टैब्लिशमेंट मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से पहली दफ़ा दबाव का शिकार हुई थी, बातचीत भी हो रही थी, सुबह उन्होंने बंदे भी भेजे। वो टाइम था कि आपने जो एक प्रेशर आपने बिल्ड किया था, आपका मुखालिफ अपोनेंट जो है वो बातचीत के लिए तैयार, उस वक्त आपको कुछ ना कुछ ले जाए, आपको ले लेना चाहिए। उस वक्त खान साहब ने बस की मिस, क्योंकि शायद पीछे से बताया गया था कि आपने कुछ नहीं करना, जो हिसाब किताब चल रहा था जो भी वहाँ पे मतलब होती है। तो उसके बाद आप नोट करें कि इसके 26 के बाद खान साहब मुसलसल वीक होते गए हैं पॉलिटिकली। तो आप समझते हैं कि वो बंद गली में पहुंच गए। वो कहते हैं ना इंग्लिश का एक है ना मुहावरा है मेरा ख्याल, हब्सन चॉइस, एब्सोल्युटली नो चॉइस। ठीक। तो खान साहब के पास मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई वेट के अलावा कोई चांस नहीं। अगर कुछ अर्सा चुप रहे हैं, वेट करें, वो कहते हैं ना गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। तो खान साहब ने वेट करने वाले बस मिस कर गए, ये वेट करना चाहिए खान साहब को। मेरा ख्याल है कि उनके पास वेट के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ठीक। इवन दोनों साइड के लिए कि कोई दूसरी साइड भी बजाय इसके कि कोई इंतहाई स्टेप ले, इनको ज्यादा पीनलाइज करे, उनको भी वेट करना चाहिए और इमरान खान को भी वेट करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, रऊफ क्लासरा साहब हमसे बात करने का। और खान साहब को भी दूसरी साइड को वेट करना चाहिए, लेकिन वेट करने से मिलेगा क्या और क्या चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं, इसका हम देखेंगे, इंतजार करेंगे, हम भी वेट करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारा आज का हॉट इशू। और आज का हॉट इशू, भारतीय फौज के चीफ अनिल चौहान पर इस्तीफे का दबाव क्यों, उन्होंने CDS हैं वो, उन्होंने क्या कहा, और सिंगापुर शंग्रीला जो डायलॉग हो रहा है उस पर हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, दिफाई तजज़ियाकार, उनसे बात करते हैं इस पर। एयर मार्शल साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा CDS अनिल चौहान, वो वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की हैं और रॉयटर्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो काफ़ी वहाँ इंडिया में कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और वहाँ पे उन पे दबाव बढ़ रहा है कि प्रावन सानी है, बहुत वैलिड और रिस्पेक्टेबल वो डिफेंस एनालिस्ट हैं, खुद भी फौज में रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनका इतराफ़ जो है अनिल चौहान का कि हमारे तैयारे गिरे हैं और 2 दिन इंडिया की फ़िज़ाइया ग्राउंडेड रही है, ये काफ़ी है उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए। और इसके अलावा जो कांग्रेस के सदर हैं अर्जुन खागरे, मलिक अर्जुन खागरे, उन्होंने भी ये कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वहाँ की एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंडेड रही है। ये आप समझते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट नहीं है जो ये इतराफ़ आया वहाँ से कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनकी एयरफोर्स को 2 दिन तक के लिए ग्राउंडेड कर दिया? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल जी, ये बहुत एक सीरियस चीज़ है, और वो भी फ्रॉम द टॉप जर्नल अगर इस तरह की बात एक्सेप्ट की गई है जो कि उन्होंने की है इंटरव्यू में। 2-3 चीजें बड़ी नुमायां थी उनके इंटरव्यू में, और उसके ऊपर आई एम श्योर बहुत ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा इन्हें, और इसको देखा भी जाएगा कि क्या वजह थी कि ये जो चीजें CDS साहब ने बताई हैं इनकी हकीकत क्या है। देखिए, पहली चीज तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि जी जहाज गिरे हैं, लेकिन ये नहीं हमें देखना चाहिए कि जहाज कितने गिरे हैं, ये देखना चाहिए कि वाई। सो ये वाई वाला पार्ट जो होता है, ये जंग के दौरान वाई वाला पार्ट नहीं देखा जाता, ये वाई वाला पार्ट देखा जाता है पीस टाइम में, और जब जंग खत्म होती है तो उसके बाद उसका एनालिसिस होता है। अभी तो जंग हो रही थी, तो उसके दरमियान अगर ये वाई देखने लग गए, इसका मतलब है देयर वाज सम सीरियस इशू। और वो सीरियस इशू क्या था? देखिए, उनके पहले दिन ही अगर 6 तैयारे गिर गए पहले आधे घंटे में, और वो भी उनमें से 3 जो उनके हाईटेक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे राफेल, जिनके ऊपर उन्होंने ये वाई वाला पार्ट जब आंसर उन्होंने किया था 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारी जो है वो, हाँ जी, हम जो है उसका नतीजा डिफरेंट होता। तो उसका वो भी आ गए। वाई वाला पार्ट क्या तलाश कर रहे हैं उसको? तो मैं ये समझता हूं, और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, एक तो ये कि उन्होंने जो उनके तैयारे गिरे हैं, उन्होंने किसी ना किसी पे ब्लेम गेम करनी है। उन्होंने कहा कि जी ये फ्रांस का इशू था, फ्रेंच टीम भी आई इमीडिएटली, और उसका मतलब फ्रेंच टीम को आना जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उनके जहाज गिरे हैं, और वो ये देखने के लिए आए कि मसला क्या है। और वो मसला वही था कि जहाज गिरने के बाद इन्होंने उन्हें ग्राउंड कर दिया और पीछे ले गए। अब इशू क्या है? इशू तकनीकी तौर पे वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक मिटियोर के साथ, और जो उनका जो ECM स्वीट है, स्पेक्ट्रा जो दुनिया का बेहतरीन स्वीट है, और जो वेपन्स उसमें लगे हुए थे, उसके बावजूद उसने उस मिसाइल्स को PL-15 को डिसीव क्यों नहीं किया? और ये कैसे हो गया
कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने फ्रेंच की जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको मार दिया। तो ये तहकीक वो करने आए, तो मसला जो असल में था वो पायलट्स का था, ट्रेनिंग का था, जो कि फिर फ्रेंच वालों ने बताया है। ठीक। और उसमें दो इश्यूज हो सकते तो हैं आप दो जो दिन मेरी नजर। में, तो उसमें अगर ये ट्रेनिंग का मसला था तो 2 दिन में उन्होंने ट्रेनिंग का मसला हल कैसे कर लिया, और दोबारा फिर वो कह रहे कि हम हवा में आ गए और हमने टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर हिट किए। तो ट्रेनिंग तो नहीं था इनका, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उनका जो पाकिस्तान मल्टी रोल एक ऑपरेशन का सिस्टम बनाया है, कमांड एंड कंट्रोल का, जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल की गई है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम भी साथ लिंक्ड है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी लिंक्ड है, जो लैंड के हमारे वो हैं रेडार्स वो भी साथ कनेक्टेड हैं। तो उसमें उसकी वजह से जो हमने ब्लाइंड किया उनके पायलट्स को, उसको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया 2 दिन में? जी देखिए, ये तो ये इशू जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका जो सिस्टम था राफेल वाला, वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम था। उनकी नेटवर्किंग नहीं हुई थी बाकी रशियन सिस्टम के साथ जो फ्लाई कर रहे थे, और डाटा लिंक की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो स्टैंड अलोन सिस्टम जब भी ऑपरेट कर ठीक। रहा होता है उसके बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, उसकी बड़ी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग बड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से अगर आप हवा में हैं तो आपको सेकंड्स जो हैं वो काउंट करते हैं। तो वो मिसाइल अगर आपने टाइम पे लॉन्च नहीं किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और एनिमी अगर आपने टाइम पे नहीं किया, तो फिर दूसरा जो आपका दुश्मन है वो आपको मार देगा। और ऐसा ही हुआ उनके साथ। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि तो वो क्या मुमकिन है? राफेल को जब लेकर आए तो उस वक्त उन्होंने वेपन भी कैरी किए हुए थे, जिनमें एयर टू ग्राउंड यानी कि वो मिसाइल भी थे जो उन्होंने हमारे एहदाफ पे मारे, जिन्हें स्काप कहते हैं, वो बड़ा हैवी मिसाइल होता है। और उसके साथ उन्होंने मिसाइल भी दूसरे लगाए हुए थे जिनसे उन्होंने एयर टू एयर रोड में जाना था। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है मगर समझने वाली चीज है कि जब जहाज में इतना हैवी बॉम्ब लगा हो या कोई स्कार्प टाइप मिसाइल लगा हो जो उन्होंने इस्तेमाल किए राफेल ने, तो वो जहाज बहुत हैवी हो जाता है, उसकी मैनूवरिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और उसको एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा वाले रोल में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सलाहियत चाहिए। और क्योंकि उस वक्त आपका जो फोकस होता है वो ये होता है कि आपने टारगेट पे बॉम्ब गिराना है और आपके ठीक है। जहाज को दूसरे ठीक है। जहाज प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो ये ठीक। समझने की आमिर जरूरत साहब, है। तो एक उस लिहाज एक से खबर आई थी शायद उस वक्त, खबर आई थी जी कि जी राफेल उन्होंने ग्राउंड कर दिए और बाकी एयरफोर्स उन्होंने अप कर लिए दोबारा। और अभी जो सीडीएस की जो स्टेटमेंट है अनिल चौहान साहब की, क्या ये हाफ ट्रूथ है इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद हमने दोबारा हम हवा में आ गए? तो क्या राफेल के बगैर, क्योंकि आपने कहा राफेल स्टैंड अलोन सिस्टम था, उनके इंटीग्रेटेड उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ था बाकी सिस्टम में जो रशियन था, तो बाकी उनके एयरफोर्स इंटीग्रेटेड थी, उनके जहाज, उनके प्लेटफॉर्म। तो ये मुमकिन है कि राफेल उन्होंने सारे ग्राउंड कर दिए हों और बाकी एयरफोर्स को वो हवा में ले आए हों? बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है। उनका राफेल का इस्तेमाल मेरा ख्याल में पहले दिन के बाद नहीं हुआ। उन्होंने जो पहले दिन के बाद जो 2 दिन है वो यूएवी से इस्तेमाल करते रहे, और तीसरे दिन 10 की सुबह या ठीक। 9 की रात को जो उन्होंने हमला किया, उसमें ज्यादातर सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल थे या एयर लॉन्च ब्राह्मोस मिसाइल थे, जो वो Su-30 से लॉन्च करते हैं ब्राह्मोस। तो अगर आप देखें तो वो ज्यादातर जो उन्होंने हमारी बेसिस पे मिसाइल मारे वो ब्राह्मोस मिसाइल्स थे। और उसका ठीक इस्तेमाल है। हुआ। शाहजो नादिर ही मुझे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कोई स्कार्प मिसाइल जो है वो किसी टारगेट पे आके नहीं लगा। ये स्कार्प मिसाइल जो है ये पहले वाले दिन इन्होंने जरूर इस्तेमाल किए, और वो राफेल के जरिए ही मतलब वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चीज एक चीज ठीक है। नजर आई। दूसरी जो चीज अगर मैं समझता हूँ सीडीएस के जो बातें हैं उनमें एक डिसजॉइंटनेस नजर आई बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। और ये चीज अगर आप जी। उनके एयर चीफ की भी बातों में देखें या एयर चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें भी नजर आती है वाज़ेह तौर पे कि गवर्नमेंट ने एयरफोर्स को उतना केपेबल नहीं किया पुलवामा के बाद से कि वो ठीक किसी है। किस्म के ठीक है। इफेक्ट्स आमिर साहब, क्रिएट कर मेरा सके। मेरा मैं सवाल मेरा अभी मौजूद है, सिर्फ वो मुख्तसरन बता दीजिए, क्या आपके ख्याल में सीडीएस अनिल चौहान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए इस एतराफ़ के बाद? आप एक प्रोफेशनल के तौर पे मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जी मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस देखें जिस तरह से उन्होंने इतराफ किया है कि एक टेक्निकल, और उन्होंने बात उसको टेक्टिकल लेवल पे बिठा दी कि ये टेक्टिकल लेवल का इशू था, क्योंकि ये जिस लेवल पे है वो एक ठीक है। स्ट्रेटेजिक लेवल या ऑपरेशनल लेवल से ऊपर समझा जाता है। तो उन्होंने वो जिम्मा लगा दिया है एयरफोर्स का, या एयरफोर्स के नीचे जो इंजीनियर्स होते हैं उनका, एक किस्म का उनके ऊपर उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग कर दी है।
अपने आप को बलूज़िमा करने के लिए। लेकिन ये लीडरशिप का काम होता है कि इस तरह का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि अगर जहाज ग्राउंडेड हो जाए तो उसमें लीडरशिप हैज टू टेक द ब्लेम ठीक एंड दे शुड मस्ट रिजाइन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिरी में सवाल में आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि एक सवाल पाकिस्तान में उठ रहा है कि 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंडेड रही इंडिया की। उन 2 दिन में पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका था कि वो जहां चाहते जो कार्रवाई करना चाहते वो कर लेते। पाकिस्तान की एयरफोर्स खास तौर पे क्यों नहीं किया? हमने उस 2 दिन के मौके से फायदा क्यों नहीं उठाया? जी, ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है मेरे ख्याल में। और ये प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है वो लीडरशिप देख रही होती है, मिलिट्री भी और पॉलिटिकल भी लीडरशिप, कि उस वक्त क्या मामलात थे कि हमने इमीडिएटली रिएक्ट क्यों नहीं किया। जबकि पुलवामा में हमने 48 घंटों के अंदर अंदर एक जवाब दिया था, तो हम शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी जवाब जल्द आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ जो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक, मुझे कोई ऑप्स रूम के अंदर की खबर तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो जाती तजर्बा है एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि एयरफोर्स ने 6 जहाज गिरा दिए थे, तो हमें पहले दिन में एक एसेंडेंसी थी। हमने एक किस्म का मैदान मार लिया था, और हमारा जो एयर सुपीरियोरिटी है वो कायम हो गई थी, और हमने उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि जितना उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था। और मैं समझता हूँ कि शायद एयरफोर्स के लिहाज से भी और मिलिट्री के लिहाज से भी हमने ये समझा कि हमने वो जो एक मार्का था, जो 120 जहाजों का मार्का था, वो हमने जीता है, और इंडिया को एक बहुत गहरी जी, जरब लगाई है और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये समझते हुए आगे ठीक उन्होंने है। रेस्ट्रेन शो किया हो और वो गैप दिया हो, मगर ठीक है, ऑफेंसिव किया जा डिफेंस सकता। पाकिस्तान ने उसको कहा। लेकिन एक बात है कि मुसलसल उन 2 दिनों में पाकिस्तान ये कहता रहा कि यूएन के आर्टिकल 51 के तहत हम अपने दिफा के हम अपने ऊपर हमले रखते, के जवाब में हमला करने का हक रखते हैं। तो वो तो बिल्कुल कहता रहा सही। पाकिस्तान। जी, वो बात थी, वो हमारे हाथ में था, लेजिटिमेट तरीके से भी और मॉरल हाई ग्राउंड्स भी हमारे पास थे कि हम उनके ऊपर एक मतलब रिस्पांस दे सकते थे उस टाइम पीरियड में भी। ठीक, ठीक है। और डेफिनेटली ये जिस तरह मौ- डाउन हुए हैं जहाज, अगर उस वक्त जर्ब लगाते तो बहुत इनके ऊपर बहुत ज्यादा इनका नुकसान हो सकता था, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत लेवल हाई एस्केलेशन भी हो सकती थी। तो ये लीडरशिप का ठीक। एक विजिबिलिटी ज्यादा होती है। उन्होंने ये डिसाइड किया, और उन्होंने सोचा होगा कि उनके ऊपर ऑलरेडी काफी हम डैमेज कर चुके हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने फर्दर उसको एस्केलेशन ना की हो। बहुत शुक्रिया मार्शल रिटायर्ड अमर मसूद साहब हमसे बात करने का। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल ऑपरेशन सिंदूर क्या जारी है। ये भारत की जो आबी जारियत है, दरिया चनाब का पानी आज उन्होंने कम कर दिया, बहुत ज़्यादा, तकरीबन बंद ही कर दिया। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, कश्मीर में भी दहशतगर्दी के बारे में बात हो रही है, और साथ साथ भारत की आबी जारियत भी जारी है। और इसको कहा जा रहा है कि ये पॉज है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था। और इस पॉज के मुताबिक अभी पॉज के दौरान ही बहुत सारी, जो मैंने आपको बताया, चीज़ें चल रही हैं। और गुज़िश्ता रोज़ दरिया चनाब में पानी की आमद पाकिस्तान की तरफ 44,800 क्यूसेक थी वापस राय के मुताबिक, और आज ये कम, इसमें से 30,000 कम हो गई है, 37,000 कम हो गई है, और अब ये सिर्फ रह गई 7,200 क्यूसिक। सिर्फ 7,200 क्यूसिक पानी इस वक्त दरिया चनाब में आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि इंडिया पानी वहाँ से बंद कर रहा है और पाकिस्तान के साथ पंगा कर रहा है। इस पर कल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शंग्रीला डायलॉग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरह वाज़ेह किया, इतना वाज़ेह तौर पर जब ये कह दिया गया है कि इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि ये जंग का अमल होगा, फिर भी इंडिया बाज नहीं आ रहा है। इंडिया को पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है, पूरी दुनिया बता रही है, यूनाइटेड नेशंस बता रहा है, अमेरिका बता रहा है, चाइना बता रहा है, यूके बता रहा है, बहुत सारे और ममालिक भी इंडिया को बता रहे हैं कि आप इस रास्ते पे ना चलें, क्योंकि ये रास्ता ख़तरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है कि अपर स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो दरिया चलते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है पूरी इंसानियत के लिए, उसमें तमाम का हिस्सा होता है। और इंडिया इस तो पूरे आबी निज़ाम में जो हिमालय और काराकोरम से निकलता है, इसमें मिड स्ट्रीम है, वो अपर स्ट्रीम नहीं है, डाउन स्ट्रीम भी नहीं है। डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान है जिसका हक है पूरा और उसको मिलना चाहिए। लेकिन मिड स्ट्रीम में होकर अगर भारत ये समझता है वो कोई पाकिस्तान का हक रोक लेगा, तो उसे
चीन की तरफ से ये याद दहानी करवाई गई है कि आपकी आबादी 1.5 अरब है और आपके पानी का इन्हिसार अपर स्ट्रीम पर है। अपर स्ट्रीम किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। और चीन ने बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो चीन इंडिया का पानी बंद करेगा। और इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए, इंडिया की इंटेलिजेंसिया को सोचना चाहिए कि वो अपनी इस इंतहा पसंद लीडरशिप को कुछ लगाम डालें ताकि इस खित्ते में अमन हो और हम आगे बढ़ सकें। गुड नाइट।